हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एंड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज। दोस्तों अगर आपने उस वाले क्लास को नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ से आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा एंड वहाँ से आप उस वाले क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे बनता है, तो फिर आज का क्लास समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स मेनली दो होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग आज यहाँ पे सबसे पहले तो पोलरिटी को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद डाइपोल मोमेंट, ओके, देन उसके बाद हम लोग टाइप्स में जाएंगे। तो दोस्तों हेडिंग लगा लेते हैं पोलरिटी। तो दोस्तों ये पोलरिटी क्या होता है? दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनता है टू नॉन मेटल एलिमेंट्स के एटम के बीच, दो अधातु परमाणु के बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल लेंगे। ये कौन सा कंपाउंड है दोस्तों? कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? देखो अब ये हम लोगों ने हाइड्रोजन ले लिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s1। ठीक है, मतलब इसका जो ऑर्बिट रहेगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा दोस्तों? 1s2, मतलब पहले वाले ऑर्बिट में 2 एंड 2s2 2p6, तो दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड तीसरे वाले में होगा 7 इलेक्ट्रॉन। 2 8 10 हो गया एंड 7 17 हो गया। ठीक है, तो इसका जो वैलेंस ऑर्बिट रहेगा दोस्तों, बाहर वाला ऑर्बिट, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। ओके, अब इन दोनों को स्टेबल बनना है। अब ये भी चाहेगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल हो जाए एंड क्लोरीन भी चाहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल बन जाए। तो इसको स्टेबल बनने के लिए इसका ऑक्टेट फिल करना होगा, मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। एंड ये जो हाइड्रोजन एटम है दोस्तों, ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल करना चाहता है तो फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, डुप्लेट फिल करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही ऑर्बिट है 1s एंड 1s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक इसमें ऑलरेडी है तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों को ही 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ लेने वाला है। तो ये दोनों आपस में एक समझौता कर लेगा कि भाई चलो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेगा दोस्तों? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में एक समझौता कर लेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा। ठीक है, ये बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ बन गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड ये इलेक्ट्रॉन जोड़ को दोनों ही यूज़ करेगा, दोनों ही यूज़ करेगा। ये भी इसको यूज़ कर सकता है एंड ये भी इसको यूज़ कर सकता है। चलो अब मानते हैं हाइड्रोजन इसको यूज़ कर रहा है, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल बन गया। अब क्लोरीन अगर इसको यूज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ को यूज़ करता है, तो क्लोरीन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड ये जोड़ मतलब 6 एंड 2 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया, तो इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया। ओके, तो कुछ इस तरह से बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एंड इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रेडी हुआ है तो एक ही यहाँ पे हम लोग ऐसे बॉन्ड लिखेंगे एंड ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आज का जो क्लास है, आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये तो पिछले वाला क्लास था। चलो अब हम लोग देखते हैं। देखो अब ये जो दोनों एटम है दोस्तों, दोनों एटम का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए
इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब दोनों में क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग ये मान लेते हैं जो एटम नॉन मेटल के जो एटम होते हैं, नॉन मेटल अधातु के जो परमाणु होते हैं, उसमें एक टेंडेंसी होता है, उसमें एक प्रवणता होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन लेने का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सभी नॉन मेटल एटम में ये तो इक्वल नहीं होता है, किसी में ज़्यादा होता है टेंडेंसी, किसी में कम होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, क्लोरीन का टेंडेंसी ज़्यादा है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन का वहाँ पे बहुत ही कम है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो क्षमता है बहुत ही कम है। चलो अभी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में है दोस्तों, फ्लोरीन का। ओके, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, सल्फर एंड उसके बाद कार्बन, देन उसके बाद हाइड्रोजन। ओके, सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों, फ्लोरीन का है। एंड ये जो ऑर्डर हम लोगों ने लिखे हैं, सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का है, एंड क्लोरीन यहाँ पे आता है। तो देखो हाइड्रोजन के तुलना में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब क्लोरीन ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, क्लोरीन ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के तुलना में। तो अब क्या है दोस्तों, अब ये दोनों जो एटम है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये दोनों तो आपस में समझौता कर लिए हैं कि ये वाला जोड़ को दोनों ही यूज़ करेगा, लेकिन इसका पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना पावर यूज़ करेगा वहाँ पे कि भाई मेरा तो बहुत क्षमता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो मैं थोड़ा सा खींचता हूँ, ठीक है, एंड इसका कम है तो ये भी खींचेगा, लेकिन उतना जोर नहीं मिलेगा इसको, ठीक है, उतना फोर्स के साथ ये खींच नहीं सकेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया एंड ये क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन की तरफ ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ खिसक जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला जाएगा एंड क्लोरीन के थोड़ा सा पास चला आएगा। ओके, एंड हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला गया है, देखो कुछ इस तरह से हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर खिसक गया है एंड क्लोरीन के थोड़ा सा पास चला आया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मिडिल पे था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ क्लोरीन की तरफ खिसक गया है। अब खिसक गया है तो खिसक गया है, इसके बाद क्या होगा कि देखो ये है इलेक्ट्रॉन जोड़, मतलब इसमें है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन जोड़, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ अगर इधर खिसक गया है तो इसमें से, ठीक है, क्लोरीन में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बहुत ही कम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। एंड ये हाइड्रोजन से दूर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो हाइड्रोजन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड इसी स्टेट को कहते हैं दोस्तों पोलैरिटी, ठीक है। ये जो कंडीशन डेवलप हो रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन पे, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं पोलैरिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ जो खिसक जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोलैरिटी। एंड पोलैरिटी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है एंड कैसे हम लोग निकालते हैं डायपोल मोमेंट। ओके दोस्तों, देखो अब एक और बात रह गया है, देखो अब क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये नेगेटिव आयन बन गया है, एंड इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये पॉजिटिव आयन बोले तो कैटायन बन गया है, एंड ये एनायन बन गया है। एंड हम लोग जानते हैं जो कैटायन एंड एनायन के बीच में जो आपका बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये तो था कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में भी थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा आयोनिक भाव भी यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं पोलैरिटी measures the percentage of ionic characteristic of covalent compound, ठीक है।
कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कोवेलेंट जो कंपाउंड है वो कितना परसेंट आयोनिक कंपाउंड जैसा बिहेव करता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं पोलैरिटी से। ठीक है, पोलैरिटी बोले तो डायपोल मोमेंट से। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू पोलैरिटी। ओके, तो पोलैरिटी का हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, अ स्टेट और कंडीशन a state or condition of an atom or a molecule। ठीक है, a state और ये और होगा, ठीक है, यहाँ पे R लिखिएगा, चलो R एन एन मेरा एक जैसा ही दिखता है। a state और condition of an atom or a molecule having positive and also नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अगर किसी मोलिक्यूल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही है, तो इन दोनों चार्जेस के वजह से, ठीक है, चार्जेस के वजह से कोवेलेंट कंपाउंड में जो कंडीशन आता है, कंडीशन डेवलप होता है या फिर स्टेट डेवलप होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, तो ये था पोलैरिटी का कंसेप्ट। आगे हम लोग डायपोल मोमेंट को समझने वाले हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों, इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे डायपोल मोमेंट। चलो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी इसी एग्जाम्पल को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, देन देखेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं डायपोल मोमेंट। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो पोलैरिटी होता है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो पोलैरिटी होता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डायपोल मोमेंट के सहारे। ठीक है, डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो देखो दोस्तों, अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं HCl। ठीक है, तो HCl में क्या होता था कि बॉन्ड जो है दोस्तों इस तरह का है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें इस तरह का चार्ज आ गया था एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किस तरफ खिसका था दोस्तों, वो क्लोरीन की तरफ खिसका था, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ खिसका था। ओके, तो देखो जो पोलैरिटी है दोस्तों, पोलैरिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, पोलैरिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन जोड़ था, वो इस तरफ खिसका था, तो पोलैरिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। एंड पोलैरिटी को यहाँ पे हम लोग कैसे मेजर करेंगे, डायपोल मोमेंट के सारे मेजर करेंगे। डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से लिखते हैं। म्यू इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, E इंटू डी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट इजिकल टू E इंटू डी। अब बात ये है कि ये E क्या है एंड ये D क्या है, चलो इधर लिख लेते हैं। E इजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, एंड D है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, हाइड्रोजन ये एक चार्ज है, इसका एक चार्ज है, ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D एंड इन दोनों में से कोई एक चार्ज को लेंगे वो है E। ठीक है, किसी एक का लेना है, बस किसी एक का लेना है। ओके, एंड ये डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका पोलैरिटी मिल जाएगा, मतलब डायपोल मोमेंट हमें मिल जाएगा। ओके, या फिर हम लोग D को बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, D इजिकल टू बॉन्ड लेंथ, ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। ओके, चलो अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू, ठीक है। एंड इसका यूनिट क्या है दोस्तों, इसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है आपका डी वाई, जिसको हम लोग ESU डॉट सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, USU सेंटीमीटर। अब ये ESU क्या है दोस्तों, ये चार्ज का यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड सेंटीमीटर तो आपको पता है। ये देखो, ये जो चार्ज है दोस्तों, इसको हम लोग ESU यूनिट में लिखेंगे एंड डी को हम लोग किस में लिखेंगे दोस्तों, डी को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट। एंड डायरेक्शन किस तरफ होता है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट टूवर्ड्स द एटम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसकी तरफ होगा डायरेक्शन टूवर्ड्स द एटम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इस केस में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, तो जो डाइपोल मोमेंट था उसका डायरेक्शन किस तरफ था, क्लोरीन की तरफ था, या फिर पोलैरिटी किस तरफ था, क्लोरीन की तरफ था, ठीक है। तो ये है डाइपोल मोमेंट। चलो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ओके। और एक चीज़ दोस्तों, देखो अभी हम लोगों ने ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिए हैं HCl, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, ठीक है, H2O पानी लेते हैं, पानी, तो पानी का जो शेप होता है दोस्तों, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पानी का कुछ इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतना तो है। अभी इस केस में हम लोग डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत ईजी था, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया है, और क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे बैठा दिया इसको, बस मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड के लिए हमें अलग अलग से निकालना होगा। पहले तो हम लोग इसके लिए अगर μ1 निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, इसके लिए μ2 निकालना होगा। एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा दोस्तों, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, इसका फॉर्मूला है μ इजिकल टू √μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा, ठीक है। ये है नेट डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे एक टर्म आया है थीटा, तो थीटा क्या है दोस्तों, थीटा है आपका बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये है थीटा, बॉन्ड एंगल, ओके। तो आप यहाँ पे लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल, ओके। जिन सभी एटम में, जिन सभी मोलिक्यूल पे, ठीक है, जो सभी कोवेलेंट कंपाउंड में दो से ज़्यादा एटम होते हैं, जैसे कि ये पानी में कितना एटम था दोस्तों, 3 एटम था, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इस तरह से निकालेंगे डाइपोल मोमेंट या फिर पोलैरिटी। लेकिन अगर 2 ही एटम होते हैं तो फिर हम लोग इस वाले इक्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डाइपोल मोमेंट से बस इतना ही आपको सीखना था। चलो अभी फटाफट से क्या करते हैं, अभी फटाफट से हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में चले जाते हैं। ये दोनों चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है दोस्तों हमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में काम पे लगने वाला है, ओके। पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं, एक तो नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले डिस्कस करेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को। तो नीचे वाले को यहाँ पे इरेज कर देते हैं।
तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों? ये एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें कि पोलैरिटी नहीं होता है, ठीक है, एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें कि पोलैरिटी नहीं होता है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जिस कोवैलेंट बॉन्ड का डायपोल मोमेंट 0 होता है उसी को हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड which have no polarity or zero dipole moment is known as covalent non-polar covalent bond is known as non-polar कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एंड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों इसका? अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो वो हर वक्त नॉन पोलर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल N2O2 H2, ये तो हो गया एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4 कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl4। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक दो एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। ओके, दोनों ही नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग होके बनेगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में बॉन्डिंग होके बनेगा नाइट्रोजन गैस। अभी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ क्या होता है दोस्तों? देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक कन्फिगरेशन होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 5। मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में कितना होगा दोस्तों? 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 5। ठीक है, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन करके ऐसे ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन करके शेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। चलो इसको अभी हम लोग फुल कर देते हैं। ओके, ये वाला नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने पेयर्स बने हैं? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़ी बने हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला जोड़ी, दूसरा वाला जोड़ी और नीचे तीसरा वाला जोड़ी। ओके, इस जोड़ी को अगर ये वाला नाइट्रोजन यूज़ करता है तो फिर क्या होगा? देखो इसका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो गया, ऑक्टेट फुल हो गया। एंड इसका भी सेम केस है। ठीक है, इसका यहाँ पे 2 है एंड इस 6 को अगर लगा देते हैं तो फिर कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, एंड नाइट्रोजन का यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, तो वो सेम एटम है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। मतलब दोनों ही इक्वली इस इलेक्ट्रॉन जोड़ को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके लिए ये मिडिल पे रहेगा। ठीक है, मिडिल पे रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ किसी भी तरफ नहीं खिसकेगा। अगर नहीं खिसकता है तो फिर पोलैरिटी क्या है? 0 है। अगर खिसकेगा तो फिर पोलैरिटी आएगा, नहीं खिसकेगा तो फिर क्या होगा? पोलैरिटी इसका 0 होगा। ओके, इसका पोलैरिटी होगा 0। ठीक है, तो n को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा। अभी देखो एक जोड़ के लिए एक लाइन, 2 जोड़ के 2 लाइन, तीसरी जोड़ के लिए 3 लाइन। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ओके, ये तो नाइट्रोजन की बात था। अभी अगर बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा दोस्तों? ये वाला बॉन्ड। ठीक है, एंड इसमें भी पोलैरिटी नहीं आएगा, तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। एंड अगर बात करें CO2 की, ठीक है, C बीच में इधर O इधर O। ठीक है, C बीच में इधर O इधर O। C का आप एटॉमिक जो नंबर है कितना है दोस्तों? 6 है, तो इसका 2 4 आएगा। एंड ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों? 8 है, तो 2 6 आएगा। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे 1 2 3 4। तो सभी को 8 इलेक्ट्रॉन फुल करना है, तो क्या करेगा? देखो अभी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, ठीक है ना। एंड ये यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, ये भी यहाँ से देगा, यहाँ से देगा। मतलब कैसा बनेगा दोस्तों, चलो इसको इधर लिखते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ बनेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ बनेगा, ऐसा, ओके, ऐसा रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो बॉन्ड आएगा दोस्तों, बॉन्ड इधर खिसकेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। लेकिन दोस्तों देखो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, पोलैरिटी जो होगा दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ जितना पोलैरिटी आएगा इस तरफ भी उतना ही पोलैरिटी आएगा। दोनों तरफ अगर बैलेंस हो गया तो अल्टीमेटली कितना आया, 0 आया। अगर नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल के लिए नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है दोस्तों, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ओके। अगर बात करें मीथेन का, तो मीथेन क्या है दोस्तों, मीथेन एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है मीथेन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी पोलैरिटी होगा, यहाँ पे पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी, ये वाला पोलैरिटी इसको कैंसिल करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे है। एंड ये दोनों आपस में जो जितना भी पोलैरिटी है उसको भी कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा दोस्तों, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 आएगा। तो इसीलिए ये भी क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर बात करें CCl4 की, तो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन ऐसे स्ट्रक्चर बना के रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये वाला डाइपोल मोमेंट या फिर ये वाला पोलैरिटी इस वाले पोलैरिटी को बैलेंस कर देगा, ये इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो म्यू आएगा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था दोस्तों नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का, ओके। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच हैव नो पोलैरिटी और 0 डाइपोल मोमेंट इज नोन एज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज नॉन पोलर कंपाउंड्स, देन आप ये लिखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स व्हिच हैव नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है, और 0 डाइपोल मोमेंट, ओके। ये भी आप लिख सकते हैं, आर नोन एज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ओके। कुछ आपको इस तरह से लिख लेना है, ओके। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम लोग, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएगा जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आएगा सॉफ्ट होता है, ठीक है। जितने भी नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, वो सभी के सभी सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो सभी के सभी सॉफ्ट होता है। एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में ये घुलता नहीं है, ओके। और हम लोग लिख सकते हैं लेस सोल्यूबल, कभी कभी घुल जाता है लेकिन बहुत ही कम घुलता है, लेस सोल्यूबल, ओके। तीसरा प्रॉपर्टी है 0 डाइपोल मोमेंट, ओके। तीसरा प्रॉपर्टी है 0 डाइपोल मोमेंट। एंड चौथा प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इंसुलेटर, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ये है इंसुलेटर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, ओके। एंड यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इतना था आपका नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। आगे हम लोग बात करते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, ओके। तो इसको अब इरेज कर देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों, जब कोवैलेंट बॉन्ड अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड
अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में होता है, तब उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि उस बॉन्ड में पोलरिटी रहता है, डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है दोस्तों, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ये होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें रहता है पोलरिटी, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसमें रहता है पोलरिटी के वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है एंड ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोस्तों वो क्लोरीन की तरफ झुक जाता है। ठीक है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगा। ओके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड में इसको हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव पोल हो गया एंड ये पॉजिटिव पोल हो गया। ठीक है, पॉजिटिव पोल हो गया, इसमें पोलरिटी रहता है, जिसके लिए हम लोग इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कंडीशन क्या है दोस्तों, जितने भी एटम्स इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड पे होगा, ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पे होगा, उन सब के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लोग एमोनिया की बात करें तो एमोनिया में क्या होता है दोस्तों, 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के एटम्स हैं, एक तो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, एंड दोनों का क्या है, दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वाटर के केस में भी वैसा ही होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एंड इस तरह से रहता है हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, पोलरिटी रहता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है दोस्तों, एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके वजह से होता है पोलरिटी एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग एग्जाम्पल तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम लोग डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। एक सिंपल तरह का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। ओके, द कोवैलेंट बॉन्ड formed between the atoms having difference in electronegativity। ठीक है, the covalent bond formed between the atoms having difference in electronegativity। बस अगर आप इतना लिखते हैं तो भी चलता है। ठीक है, is known as polar covalent bond। ओके, वैसे पूछा नहीं जाता है डेफिनेशन, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डेफिनेशन रहता है तो बेहतर रहता है, या फिर आपके पास अगर कोई किताब है केमिस्ट्री का तो वहाँ पे भी आपको अगर डेफिनेशन मिल जाता है तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी याद रख सकते हैं, या फिर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको डिफाइन करना है एंड डेफिनेशन आपको लिखना है। आप चाहे किसी भी तरह लिखें, लेकिन आपको सही तरीके से डिफाइन करना है। आप चाहे किताब से ले, इंटरनेट से देखें या फिर इसको लिखें, एक ही बात है। ओके, सिर्फ आपको डिफाइन करना होगा। अब देखो दोस्तों, पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट को तो हम लोगों ने पहले ही समझ के रखे हैं। पोलरिटी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में पोलरिटी आता है, डाइपोल मोमेंट आता है। ओके, तो हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है या फिर पोलरिटी रहता है, उस तरह के बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से भी हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ डिफाइन करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, देन एग्जांपल देखेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या है दोस्तों,
ये जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ये आपका सॉलिड में भी रह सकता है एंड लिक्विड में भी रह सकता है, ठीक है। सॉलिड में भी रह सकता है एंड लिक्विड में भी रह सकता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर मोर एज कंपेयर्ड टू नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड से पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एंड तीसरा प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, दे लिखेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो फिर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ओके, लेकिन नॉन पोलर नहीं करता है। देखो पोलर क्यों करता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं पोलर कंपाउंड में पोलरिटी आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जहाँ पे ये आपका नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। देखो यहाँ पे एक स्लाइटली एक आपका एनायन आता है, यहाँ पे ये कैटायन आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज का कुछ ना कुछ माजरा है, ठीक है, थोड़ा सा आयोनिक प्रॉपर्टी रहता है यहाँ पे, ओके। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड जैसा बिहेवियर रहता है, जिसकी वजह से पोलर कोवैलेंट कंपाउंड सोल्यूशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इस प्लस एंड इस माइनस की वजह से, ठीक है, क्योंकि आयोनिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत मौजूद होता है, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है। तो जितने भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है वो वाटर में जल्दी से घुल जाता है, ठीक है, वाटर में जल्दी से घुल जाता है, लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में इजीली नहीं घुलता है, ठीक है। ज़्यादातर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड पानी के साथ घुलता ही नहीं है, ओके। अगर कोई घुलता भी है तो थोड़ा, सिर्फ बहुत ही कम घुलता है, ओके, लेकिन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बहुत ही ईजीली घुल जाता है पानी के साथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है दोस्तों, आपको याद रखना है, ओके। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है। तो इधर चलो ये आपने अगर लिख लिया होगा तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल का मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखने वाला हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले तो वाटर आ गया, एग्जाम्पल में सबसे पहले वाटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ये वाला एक एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ओके। ये अभी इसके बाद हम लोग ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल हो गया, तो ये एमोनिया को भी हम लोग यहाँ पे आपका ऐड कर लेते हैं, ये क्लोरोफॉर्म भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि इसमें ये जितने भी कंपाउंड है दोस्तों सब में पोलरिटी रहता है थोड़ा बहुत, ओके। चलो ठीक है, अब HCl को तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, अभी थोड़ा सा ये एमोनिया को एंड क्लोरोफॉर्म को कर देते हैं, ठीक है। तो एमोनिया की अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है एमोनिया का, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दोस्तों, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का, FONClBr ये वाला था ना, ठीक है, फॉन कैलिबर ISCH, ठीक है, ये था ऑर्डर।
तो नाइट्रोजन यहाँ पे है एंड हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ये पेयर्स होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जोड़ी होगा, ये नाइट्रोजन की तरफ झुकेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस हो जाएगा, हर एक डेल्टा प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों थोड़ा बहुत पोलैरिटी आता है एंड ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये तीनों आपस में इक्वल एंगल में नहीं रहता है, ठीक है, ये आपस में इक्वल एंगल में नहीं रहता है एंड क्यों नहीं रहता है इसका भी वजह है दोस्तों, ठीक है, इसका भी वजह है। तो ये हम लोग जनरली आपका किस में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतना याद रखिए, ये एमोनिया का क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर है एंड इसमें पोलरिटी रहता है, बोले तो डाइपोल मोमेंट रहता है, जिसकी वजह से ये आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। अब अगर आप बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह से आता है क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर एंड एक तरफ हाइड्रोजन रहता है। तो देखो इन दोनों में से डेल्टा नेगेटिव इसमें आएगा, डेल्टा पॉजिटिव इसमें आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो अभी देखो कार्बन एंड क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दोस्तों, क्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन क्योंकि आगे है, कार्बन पीछे है, क्लोरीन का ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ भागेगा, तो क्लोरीन की तरफ माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन की तरफ माइनस, यहाँ पे क्लोरीन की तरफ माइनस। लेकिन इसके केस में थोड़ा सा चेंज होता है, ओके, एंड यहाँ पे देखो ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, ये दोनों पोलरिटी आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस केस में कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये वर्टिकली तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टली जो पोलरिटी है वो बैलेंस नहीं होगा, वो कैंसिल नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत पोलरिटी रह जाता है एंड जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म आपका क्या आ जाता है दोस्तों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंडर पे आ जाता है, ओके। एंड वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, ओके, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पोलरिटी डिस्कस किया, देन उसके बाद डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दोनों को डिस्कस किया। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने देखा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन उसके बाद पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा एंड प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है, एंड पोलर बॉन्ड में भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा एंड उसके साथ प्रॉपर्टी भी देखी। तो दोस्तों इस टॉपिक से, ठीक है, इस टॉपिक से आपको 2 या 3 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है, आपको ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, ओके, या फिर आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे दे देगा एंड आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा पोलर है एंड कौन सा नॉन पोलर है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा एंड कंसेप्ट समझिएगा, क्यों पोलर हो रहा है एंड क्यों नॉन पोलर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड स्टडी बराबर करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो ऑनलाइन होने का चांस है एंड अगले महीने मतलब मई महीने के बाद जून महीना आता है, जून महीने पे होने का चांस है अगर ऑनलाइन होता है तो, ठीक है, एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ओके दोस्तों। सो आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।